गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अपना एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर अगेन शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ये सीएमए फाइनल में 10 मार्क्स का आता है। चाहे ये वीडियो सीएमए स्टूडेंट्स देख रहे हो, सीए स्टूडेंट्स देख रहे हो या सीएस स्टूडेंट्स देख रहे हो, ये कवरेज उन सब के लिए है। अब सीएमए फाइनल में ये टोटल 10 मार्क्स का आता है। इस कोड का नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो मैं इसको बोलूँगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अच्छा, यहाँ पे मैं, आप ध्यान देना, कोड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। वर्ड मैंने क्या यूज़ किया? कोड। तो जब हम कहीं पे भी एक्ट यूज़ नहीं किए, इसका नाम हम यूज़ किए कोड। तो जब हम वर्ड यूज़ करते इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, कोड का मतलब होता है ये जो पर्टिकुलर लॉ है, ये सारे इंसॉल्वेंसी रिलेटेड लॉज को, सारे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉ को एक साथ लाके खड़ा करता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। यानी कि इस अब देर इज़ नो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉ। नो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉ मतलब ज़्यादा लॉ इसमें नहीं है, ये खुद में ही कॉम्प्रिहेंसिव है और यही इसका मेन खासियत है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कब आया था? वो आया था 2016 में। ठीक है। अब इसमें टोटल अपने पास 255 सेक्शंस है। वी हैव 255 सेक्शंस इन टोटल, बट इन आर सीएमए फाइनल इट इंक्लूड्स सिंपली फ्रॉम सेक्शन 1 टू लेके सेक्शन 54 तक ही है। सीए वाले लोग के लिए 58 तक है। ठीक है। सो इस चैप्टर का नाम फिर से मैं बोलता हूँ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये एक्ट मतलब ये कोड कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, किन किन लोगों पे ये कोड आपको एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हो। सबसे पहले इसका एप्लीकेबिलिटी क्या है? ये एप्लीकेबल है एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुआ है 2013 में। कंपनी इनकॉर्पोरेट मतलब जो कंपनी खुला हुआ हो 2013 के एक्ट को फॉलो करके, वहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल है। दूसरा, बॉडी कॉरपोरेट्स में भी ये एप्लीकेबल है। तीसरा, एलएलपी में भी एप्लीकेबल है। और भी बहुत तरह का कोई भी ट्रस्ट, ठीक है, सोसाइटीज़ या फिर कोई अदर बॉडी जो अपना लॉ फॉलो करके हुआ हो। अपना लॉ फॉलो मतलब जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, उन पे भी ये एक्ट मतलब उन पे भी ये कोड एप्लीकेबल है। पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल, इन पे भी एप्लीकेबल है। एंड पर्सनल डेटर टू कॉरपोरेट डेटर्स, उन पे भी ये एप्लीकेबल है। अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो ध्यान से समझिए। हमारे सिलेबस में हम लोग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी रूल पढ़ेंगे रिलेटेड टू कॉरपोरेट्स। ठीक है, हमारे सिलेबस में हम लोग रिलेटेड टू कॉरपोरेट्स, जितने भी रिलेटेड टू कॉरपोरेट्स होंगे, कि अगर कॉरपोरेट्स ने डिफ़ॉल्ट किया है तो हम लोग उनका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कैसा रहेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अगर इंडिविजुअल किया है या पार्टनरशिप किया है, ये लोगों का इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी रूल हमारे सिलेबस पे एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर हुआ अच्छी तरह से आपको? एकदम सिंपल सा बात। अच्छा, ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड किस पे एप्लीकेबल है ही नहीं, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। सबसे पहला बात, जो फाइनेंशियल सर्विसेज देता है जैसे बैंक या कोई इंश्योरेंस कंपनी या म्यूचुअल फंड्स, ये लोग पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इन लोग का खुद का अपना आरबीआई का गाइडलाइंस है, वो लोग उसको फॉलो करके करता है। ठीक है, अच्छी तरह से आपको ये पूरा पार्ट समझ आ गया है। अब हम आपको जो जो समझा रहे हैं आपको ध्यान से समझिए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, देखिए ये कोड तभी एप्लीकेबल होगा आप पे, ये कोड आप पे तभी एप्लीकेबल होगा जब आप कोई डिफ़ॉल्ट किए हो।
डिफ़ॉल्ट, आपने कोई तरह का डिफ़ॉल्ट किया है। आप जब हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं आपने, इसका मतलब आपके कंपनीज ने, ठीक है, कॉरपोरेट लोग जितने भी हैं उन्होंने कोई भी तरह का डिफ़ॉल्ट किया है। तो अगर आपके कॉरपोरेट, आप कॉरपोरेट हो और आपने कोई डिफ़ॉल्ट किया है, तब आपके ऊपर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एप्लीकेबल हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि आपने किसी का पेमेंट नहीं दिया है, तो बोला जाता है व्हेन यू हैव डिफ़ॉल्टेड सच पेमेंट, तो आपको बोला जाता है इंसॉल्वेंट। आप अगर कॉरपोरेट हो तो आपको एक वर्ड से जाना जाएगा इंसॉल्वेंट वाले वर्ड से, ठीक है। लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल हो तब आपने डिफ़ॉल्ट किया है तो आपको अब जाना जाएगा बैंकरप्ट से, बोला जाएगा आप बैंकरप्ट हो। तो सर एक बात बताइए, वाइंडिंग अप जब हम लोग पढ़ रहे थे और यहाँ पे हम लोग जब इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड पढ़े, फ़र्क क्या है? वाइंडिंग अप में कंपनी लिक्विडेट हो रहा था, कोई भी कारण से हो सकता था, ये कारण छोड़ के। यहाँ पे आपके कॉर्पोरेट बॉडी लिक्विडेट होंगे यानी कि बंद हो सकते हैं। किस लिए? अगर आप इंसॉल्वेंट हो चुके हो, आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हो, पेमेंट नहीं दे पा रहे हो। वर्ड यूज़ करना है, अगर कॉर्पोरेट डिफ़ॉल्ट करे तो हम लोग उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं, और अगर कोई इंडिविजुअल डिफ़ॉल्ट करता है तो उसको हम लोग बैंकरप्ट का नाम देते हैं। बस ये याद रखना आपको सबसे पहले। इस कोड का दो फेज़ है, इस कोड का दो फेज़ है। क्या दो फेज़ है सर? नंबर वन फेज़ ये है, ये कोड हम लोग फॉलो करते हैं कंपनी को बचाने के लिए पहले, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजॉल्व, रेजोल्यूशन, ठीक है। हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे रेजोल्यूशन से, मतलब बचाएंगे इस कंपनी को। अगर हम लोग कोशिश करेंगे इस कोड में आके कंपनी को बचाने के लिए, कंपनी को डुबाएंगे नहीं कि चलो कंपनी पेमेंट नहीं दे रहा तुम मरो, तुमको लिक्विडेट करते, नहीं। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड का पहला ऑब्जेक्टिव ही है कि कंपनी को हम लोग रिजॉल्व करेंगे, रिजोल्यूशन, ठीक है। वी कैन, इफ़ वी कैन सेव द कंपनी दैट विल बी गुड। फर्स्ट वी विल ट्राई टू सेव द कंपनी, हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग कंपनी को क्या करें, रिजॉल्व करें, बचा पाए। अगर हम लोग कंपनी को बचा नहीं पा रहे हैं देन हम लोग मूव करेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज़ लिक्विडेशन। सबसे पहले ट्राई करेंगे कि हम लोग कंपनी को सेव करें, रिजॉल्व करें। अगर हम लोग नहीं रिजॉल्व कर पा रहे देन वी विल मूव टू अनदर टॉपिक, अनदर थिंग, दैट इज़ लिक्विडेशन। अब ध्यान से समझिए जो मैं बोल रहा हूँ। अब देखो, इतना समझ आ गया कि सर अगर कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट कर रहा है उसको हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं, अगर इंडिविजुअल कोई डिफ़ॉल्ट कर रहा है पेमेंट उसको हम लोग बैंकरप्ट बोलते हैं, ठीक है। हम लोग इसको दो फेज़ में डिवाइड किए हैं। एक है रेजोल्यूशन, जहाँ पे हम लोग कंपनी को बचाने का कोशिश पूरा करते हैं। अगर हम लोग कंपनी नहीं बचा पाए तो वो कंपनी डूब जाता है, तब उस पर हमारा कोई हाथ नहीं रहता, वो लिक्विडेट होने के प्रोसेस में चला जाता है। सो सबसे पहले कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। जैसे कि मैंने आपको बोला, ये खुद में ही कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर है। इसका मतलब ये है कि इसको, ये कोड पढ़ने से अपने दिमाग में एकदम सिंपल से ये स्ट्रैटेजी आ जाना चाहिए कि इसको छोड़ के और कोई लॉ नहीं है रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी, ठीक है। अब ये बहुत लो टाइम लगाता है रिजॉल्व करने में, सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम, वेरी लो टाइम, लो टाइम रेजोल्यूशन है। लो टाइम रेजोल्यूशन है मतलब क्या? इसको इस पूरा रेजोल्यूशन करने में हम लोग को ज़्यादा समय नहीं लगता, जल्दी हो जाता है, ठीक है। इसको गवर्न करने के लिए एक बोर्ड है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते IBBI। जिस तरह सेबी था उसी तरह इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड का एक खुद का बोर्ड है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IBBI। इसका फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आई रिपीट माई सेल्फ, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसका इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ भी है। अब मैं आपको एक एक करके हर चीज़ समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू द स्ट्रक्चर ऑफ IBC, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ IBC,
इसका मतलब है कि आईबीसी कैसे अपने काम को करता है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। ठीक है, आईबीसी कैसे काम करता है देखिए ध्यान से। सबसे पहले एक बोर्ड है जिसको मैं बोलता हूँ आईबीबीआई बोर्ड। ये तो पता है आपको, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बोर्ड भी ज़रूरत होता है आईबीसी को, स्ट्रक्चर के पार्ट जैसा काम करता है। और दूसरा आता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, ये आईबीसी का स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। एक बोर्ड है जिसका नाम है आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, और उधर एक अथॉरिटी है जिसका नाम है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अगेन इस आईबीबीआई को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। ठीक है, एक साइड में लिखूँगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईपी बोलते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक सीए, सीएस, सीएमए और एडवोकेट बन सकता है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनली एक इंसान होता है कि जब आपका कंपनी डिफ़ॉल्ट किया है, ये आता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इसको अपॉइंट किया जाता है और यही प्रोसेस करता है पूरा आईबीसी का। ठीक है, और इसका स्कोप बहुत है, बहुत एग्ज़ाम देना पड़ता है, इसका मज़ा आता है। एग्ज़ाम भी आईबीबीआई गवर्न करता है। दूसरा स्ट्रक्चर हुआ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। जिस तरह आप आपका खुद का एक इंस्टीट्यूट है सीएमए। ठीक है, आप सीएमए, और जैसे आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो तो आपको तो कोई गवर्न करने वाला होना चाहिए ना, जो एजेंसी, उसको हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। जस्ट मैं रिलेट करवा दे रहा हूँ। सपोज़ करो आप सीएमए बन रहे हो, तो आपको गवर्न करने वाला आपका इंस्टीट्यूट है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। उसी तरह इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसी तरह इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की एक एजेंसी है जिसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। और लास्ट आता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ये क्या होता है सर? ये एक ई सर्विस है जहाँ जो कंपनी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी का प्रोसेस में जाता है, तो उस कंपनी का सारा डिटेल इस इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास रहता है। जो व्यक्ति को उस कंपनी के बारे में जानना है, बेसिकली हर जन नहीं जान सकता, जो कंपनी से एसोसिएटेड हो, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी से रिलेटेड, वो ही जान सकता है। ठीक है, अब ध्यान से समझो। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज जो है, ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज आपके पास दिख रहा है, ये एजेंसी बनाता कौन है? ये बनाया है एक सीए, सीएस, सीएमए। ये लोग अलग अलग एजेंसी बनाए हैं। मतलब अगर आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो तो आपको यहाँ तीनों में से कहीं भी रजिस्टर होना पड़ेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर सीएमए हो तो आप सीए के साथ रजिस्टर नहीं हो सकती, ये अलग ही है, ये अलग ही है एजेंसी। ठीक है, एडवोकेट भी तो कर सकते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, हम क्या बोले, एडवोकेट, सीए, सीएस, सीएमए तीनों हो सकता है। तो अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एडवोकेट, सीए, सीएस, सीएमए हो सकता है, तो एडवोकेट भी जाके इस तीनों में से कोई भी एजेंसी में जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। ये तीनों एजेंसी खुला है इन अ फॉर्म ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, इन अ फॉर्म ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, यानी कि चैरिटेबल कंपनी की तरह ये खुला हुआ है। सो स्ट्रक्चर ऑफ आईबीसी कोड का मतलब है ये लोग काम ऐसे करेगा, आईबीसी का काम ऐसे चालू होगा और ऐसे ख़त्म होगा। तो इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान से समझना है।
अब आईबीसी कोड का बेस्ट चीज़ क्या है कि आप डिफ़ॉल्ट किए हो, जैसे ही आप डिफ़ॉल्ट किए हम तो भैया चल पड़ेंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। अभी मैंने आपको ये समझा दिया, एक सेकेंड, मैंने आपको ये समझा दिया, ये समझा दिया, ये समझा दिया। अब ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या होता है, इसको मैं अलग से लेता हूँ। सपोज़ करिए मैं वर्ड यूज़ किया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को मैं फिर दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एक होता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मतलब किसके पास आप जाइएगा, आपका कंपनी मतलब कंपनी डिफ़ॉल्ट किया है पेमेंट का, तो आप किसके पास जाइएगा डिफ़ॉल्ट के लिए, कहीं ना तो जाइएगा, उसी को हम लोग बोले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कहाँ आप अपना एप्लीकेशन फाइल करिएगा। तो अगर आप एक कॉरपोरेट हो तब का बात देखते हैं, और अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो आप कहाँ जाइएगा। ठीक है, अगर आप एक कॉरपोरेट हो तो आप कहाँ जाइएगा, और अगर आप एक इंडिविजुअल हो तब आप कहाँ केस फाइल करिएगा। तो अगर आप एक कॉरपोरेट हो तो आप फाइल करोगे एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी से नाखुश हो आप तब आप फाइल करोगे एनसीएलएटी के पास। ठीक है, आप एनसीएलएटी से भी नाखुश हो तब आप फाइल करोगे सुप्रीम कोर्ट के पास। अगर आप सुप्रीम कोर्ट से भी नाखुश हो रहे हो तब तो आप गंगा पानी में डूब जाओ। एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल, और थर्ड होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो कॉरपोरेट अगर आप हो, आप कॉरपोरेट हो, और अगर मेरा डिफ़ॉल्ट हुआ है, एक कंपनी मेरा पेमेंट नहीं दिया, डिफ़ॉल्ट किया है, तो हम जाएंगे एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी का जजमेंट मेरे को समझ नहीं आया तो हम एनसीएलटी ए सॉरी हम लोग फिर चल जाएंगे एनसीएलएटी के पास, या फिर हमको एनसीएलएटी का भी समझ नहीं आया तो हम चल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन हम एक इंडिविजुअल है तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास। ठीक है, अगर हमको डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल भी नहीं समझ आ रहा है, हम अगर इंडिविजुअल है तब हम जाएंगे, ये आप लोग पहली बार सुने होंगे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, तब हम चले जाएंगे डेट रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। ठीक है, डेट रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास चले जाएंगे। अगर हमको डेट रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल भी नहीं समझ आ रहा है, देन आई विल मूव टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट नहीं समझ आ रहा, अब आप समझ गए आपको कहाँ जाना है। सो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब आप समझे। सो दिस ऑल आर द स्ट्रक्चर ऑफ आईबीसी। हम लोग इसी के थ्रू ही काम करेंगे जो आईबीसी में पूरा काम होगा। मैं अभी तक लॉ में नहीं घुसा हूँ, मैं आपको भी बस बेसिक स्ट्रक्चर्स बता के रेडी कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि हो क्या रहा है और कैसे होगा अच्छी तरह से। ठीक है, ये चीज़ मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूँ। अब जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। अब कौन मूव कर सकता है एप्लीकेशन फाइल लेके, जब आप क्या किए हो डिफ़ॉल्ट। आप क्या किए हो डिफ़ॉल्ट। एक चीज़ याद रखना, अगर आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हो तो कितना का डिफ़ॉल्ट होना चाहिए ये आपको दिमाग में याद रखना है। डिफ़ॉल्ट आपका मिनिमम 1 लाख तो होना ही चाहिए। मतलब कंपनी डिफ़ॉल्ट किया है पेमेंट का 1 लाख रुपया जितना, तो कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट किया है पेमेंट का 1 लाख रुपया जितना, तो माना जाता है कि आप इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड ऑफ इंडिया में जा सकते हो। मतलब आप अपना केस को आगे बढ़ा सकते हो अगर आपका डिफ़ॉल्ट कितना हुआ है 1 लाख तक। अभी 1 लाख है, फ्यूचर में गवर्नमेंट चाहे तो उसको एक्सटेंड कर सकता है 1 करोड़ तक, लेकिन अभी कितना चल रहा है 1 लाख। तो अगर आपका डिफ़ॉल्ट हुआ है 5 रुपये का, कंपनी 5 रुपये का डिफ़ॉल्ट किया, तो आप नहीं जा सकते इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में।
क्लियर हुआ अच्छी तरह से। एक चीज़ आपको दिमाग में ये याद रखना है, यहाँ पे जाने का मतलब क्या है कि हम लोग क्या बंद करवा देंगे क्या कंपनी? नहीं, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं पहले रिजॉल्व करने के लिए। रिजॉल्व हो पाया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हम लोग अपने लिक्विडेशन प्रोसेस के तौर पे चल जाएंगे। समझ आ रहा है? और वाइंडिंग अप में हम लोग क्या करते थे, वाइंडिंग अप आप लोग पढ़े हैं, वहाँ पे हम लोग अब कंपनी को बंद कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले हम लोग ट्राई करेंगे कंपनी रिजॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। कंपनी जब कोई डिफ़ॉल्ट करता है या फिर पेमेंट नहीं दे पा रहा है किसी का, तो हम लोग मानते हैं वो सिक कंपनी है। ठीक है, तबीयत ख़राब है उसका, उसको पहले ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक हुआ तो ठीक, नहीं तो उसको लिक्विडेट कर देंगे। क्लियर हुआ? अब ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये पूरा रेजोल्यूशन सॉल्व हो जाना चाहिए। ये जो रेजोल्यूशन है, मैंने आपको क्या बोला, आइदर हम लोग कंपनी को रिजॉल्व करेंगे, रेजोल्यूशन मतलब बचा लेंगे, या फिर जब नहीं बचा पाए तो कंपनी क्या हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा। यही दो होगा इसमें, और कुछ नहीं होगा। रेजोल्यूशन कितना दिन में कर लेना है, दैट्स द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। रेजोल्यूशन कितना दिन में हो जाना चाहिए? रेजोल्यूशन होना चाहिए फ्रॉम 180 डेज, 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट। मैं आपको समझा रहा हूँ डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है, लेकिन रेजोल्यूशन कब तक हो जाना चाहिए? 180 डेज। आपको 180 दिन दिया जाएगा पहले कि भाई साहब 180 दिन लो, और 180 दिन में पूरा कोशिश करो कंप्लीट कर लो सॉल्व करने का। बचा पाओगे 180 दिन में कंपनी को तो ठीक है, नहीं बचा पाए अगर लगता है तो फर्दर आपको 90 दिन का और एक्सटेंशन देंगे, और दे दिया जाएगा, लॉ ले लो 90 दिन। अगर आप 180 प्लस 90 दिन में रिजॉल्व नहीं कर पाते हो, कंपनी को नहीं बचा पाते हो, तो कंपनी अब लिक्विडेट के लिए चला जाएगा। देखो लो टाइम दिख रहा है ना रेजोल्यूशन, 180 प्लस 90 लो टाइम। पहले तो आदमी लोग को 4-5 साल 6 साल लग जाता था कंपनी को बताने के लिए कि लिक्विडेट होगा कि रिजॉल्व होगा कि नहीं। अभी नहीं, एकदम सिंपल सा है, 180 डेज तुम देना ही है। एक्सटेंशन हर केस में नहीं, एक्सटेंशन 90 डेज़ का एक्सटेंशन मिलेगा इफ़, मतलब कंपलसरी नहीं है, ज़रूरत पड़ा तो, ऐसा लगा देने के लायक है तो हम लोग देंगे, नहीं तो हम लोग नहीं देंगे। ठीक है, नहीं रिजॉल्व कर पाए इतना दिन में तो कंपनी क्या हो जाएगा, लिक्विडेट। कंपनी भाई साहब आप लिक्विडेट होने जाओ। ठीक है, अच्छी तरह से। अब ध्यान से और एक बात समझो, अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हुआ है तो यानी कि आपका पेमेंट नहीं मिला है, तो आप क्या कहलाओगे, क्रेडिटर। दो तरह का होता है, ठीक है, मतलब आपका पेमेंट बाकी है तो आप क्रेडिटर कहलाओगे। तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, एक को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। दूसरे को हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर, एक को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर और दूसरे को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ऑपरेशनल क्रेडिटर। ठीक है, फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर वो एक क्रेडिटर होता है जो बैंक रिलेटेड पैसा से, मतलब फाइनेंस, मतलब बाहर आउटसाइडर टाइप होता है। ठीक है, आप आउटसाइडर का किसी का क्रेडिट मार के रखे, उसको हम लोग फाइनेंशियल क्रेडिटर का नाम देते हैं। ठीक है, दूसरा ऑपरेशनल क्रेडिटर वो होता है जो आपके अंदर के आप एम्प्लॉयज़ लोग का अगर पैसा मार के रखे हो, मतलब ऑपरेट जो करते थे आपके कंपनीज़ को, उसका आप अगर पैसा डिफ़ॉल्ट किया हो तो उसको हम लोग अपने ऑपरेशनल क्रेडिटर बोलते हैं। और एक जो बाहर का अगर आप फाइनेंस लिए थे, किसी से बैंक से लोन लिए थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप पेमेंट नहीं किए हो, तो उसको हम लोग फाइनेंशियल क्रेडिटर बोलते हैं। तो ये दो ही क्रेडिटर होता है जिसका आप डिफ़ॉल्ट किए होगे, आइदर आप फाइनेंशियल क्रेडिटर का डिफ़ॉल्ट किए या फिर आप ऑपरेशनल क्रेडिटर का डिफ़ॉल्ट किए, आप पेमेंट नहीं दिए हो। अब होता क्या है, ध्यान से समझिए। अब सबसे पहले कोई भी इंसान एप्लीकेशन फाइल करता है, सपोज़ करो क्रेडिटर एप्लीकेशन फाइल करता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, क्रेडिटर हो गया, यानी कि दो तरह का क्रेडिटर हुआ, फाइनेंशियल क्रेडिटर, नंबर बी ऑपरेशनल क्रेडिटर, और एक जन केस फाइल कर सकता है जो हमारे सिलेबस में, जिसका नाम है कॉरपोरेट डेटर्स।
कॉरपोरेट डेटर्स कौन हो गया सर? कॉरपोरेट डेटर एक ऐसा डेटर हो गया जिसको पैसा मिलना है कंपनी से और कंपनी पेमेंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कॉरपोरेट डेटर एक ऐसा डेटर हुआ जिसको पैसा चाहिए कंपनी से, जिसको पैसा मिलेगा कंपनी से, बट वो पैसा नहीं ले पा रहा, मतलब उसका पेमेंट नहीं दिया, उसको हम लोग कॉरपोरेट डेटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमको कंपनी को मेरे को पेमेंट देना था, तो हम कंपनी के लिए कॉरपोरेट, मतलब हमको पेमेंट मिलना है, ध्यान से समझो, हमको पेमेंट मिलना है। अब एक कंपनी है, हमको पेमेंट मिलेगा, ठीक है, आई विल गेट द मनी। तो जब हमको मनी मिल रहा है तो हम उस कंपनी के कॉरपोरेट डेटर कहलाएंगे, ठीक है। हम कॉरपोरेट डेटर कहलाएंगे क्योंकि हमको पैसा मिलेगा, उसके नज़र से हम क्रिएटर लेंगे, बट हमको तो कंपनी का हमको कॉरपोरेट डेटर माना जाएगा। तो हम लोग ये तीन ही व्यक्ति एप्लीकेशन फाइल कर सकता है अगर इन लोगों का पेमेंट क्या हुआ है, डिफ़ॉल्ट हुआ है। किसको कर सकता है सर? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, यानी कि एए को। और यहाँ पे हम लोग तो कॉर्पोरेट वाले सिलेबस में, तो हम लोग यानी कि केस फाइल कर सकते हैं कहाँ पे? एनसीएलटी के पास। तो अब ध्यान से समझिए, चाहे कोई भी व्यक्ति फाइल कर रहा हो केस, ठीक है, कोई भी इंसान फाइल कर रहा हो, उससे अपने को मतलब नहीं है। बस एक चीज़ जो मैं आपको याद करवा रहा हूँ वो समझो कि जिस दिन आप एप्लीकेशन मेट करते हो, आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, लेटर, ऐसे समझो, ये लेटर है, ये आपका एप्लीकेशन है, या आप फाइल कर रहे हो एनसीएलटी के पास, क्योंकि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तो वही है, एनसीएलटी के पास। किस लिए फ़ाइल कर रहे हो? आप एक ही कारण से फ़ाइल कर रहे हो कि भाई साहब मेरा कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चालू करो। क्या बोले? कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, CIRP जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। पहले हम क्या बोले? पहले IBC का 2 ही फेज़ है, रेजोल्यूशन होगा, नहीं कर पाए, CIRP नहीं हो पाया, सॉल्व नहीं हो पाया, देन हम लोग लिक्विडेशन पे जाएंगे। तो अभी हम लोग जो एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहे हैं वो एक ही कारण से फ़ाइल कर रहे हैं कि भाई साहब मेरा NCLT सुनो, तुम CIRP शुरू करो, इनिशिएट। तो जब आप एप्लीकेशन फ़ाइल करते हो जिस दिन, उस दिन को हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन डेट। उस दिन को हम लोग क्या बोलते हैं? आप इनिशिएट लिए हो कि अब ये फाइलिंग होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन डेट, ठीक है। अब NCLT के पास गया, NCLT उसको एक्सेप्ट कर लेता है, एप्लीकेशन को बोलता है अच्छा ठीक है, इट इज़ एक्सेप्टेबल नो। अब वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो जैसे उस दिन वो एक्सेप्ट कर लेता है तो चालू हो जाता है हमारा, उस डेट को हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। इस डेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, यानी कि अब हमारा इंसॉल्वेंसी चालू हो गया। तो जैसे ही हमारा इंसॉल्वेंसी चालू हो जाता है तो इस दिन के बाद से, कमेंस होने के बाद से, अब एक पीरियड आता है, दैट इज़ पीरियड ऑफ 180 डेज प्लस 90 डेज। तो ये 180 डेज और ये 90 डेज, ये जो 180 डेज और 90 डेज है, ये चालू कहाँ से होता है? ये चालू होता है तुम्हारा इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से ही, मतलब वो अलाउ कर दिया, वहाँ से 180 डेज प्लस 90 डेज में ये रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है ये चालू हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये जब हो जाता है तो अब सपोज़ करो इंसॉल्वेंसी कमेंस हो चुका है, NCLT एक्सेप्ट कर लिया है, तो सबसे पहले कौन अपॉइंट होता है आपको पता है? सबसे पहले अपॉइंट होता है इंटरिम, मतलब ये लोग सब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ही रहता है, इन लोगों को 3 पार्ट में डिवाइड करके अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल पढ़ाए थे ना अभी स्ट्रक्चर में, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल यही लोग रहता है, बट इन लोगों को 3 तो अलग अलग नाम दिया जाता है स्टार्टिंग में। सबसे पहले नाम दिया जाता है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब ये जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, इसको पहले अपॉइंट किया जाता है, और ये इंसान आके क्या करता पता है? ये इंसान आके
30 डेज़ के अंदर अपना चालू हो गया है, समझा। एनसीएलटी में केस फाइल किया, उसको इनिशिएशन डेट बोलते हैं। जैसे उस दिन फाइल किए, जब एनसीएलटी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कमेंसमेंट बोलते हैं। कमेंसमेंट से ही 180 डेज़ कैलकुलेट चालू हो जाता है। तो फर्स्ट 30 डेज़ के अंदर ये आदमी जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनाता है। एक क्रेडिटर का कमेटी बनाता है ना, क्योंकि इन लोग का पेमेंट डिफ़ॉल्ट है, तो इन लोग का एक कमेटी बनाता है 30 दिन के अंदर। ठीक है, अब 30 दिन ख़त्म हुआ। जैसे ही 30 दिन ख़त्म हुआ, आइदर ये सेम व्यक्ति, ये खुद, ठीक है, ये खुद, या फिर ये आइदर खुद या फिर कोई और अब बन जाता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब उसको हम लोग इंटरिम नहीं बोलेंगे, बस नाम चेंज होगा, काम वही करेगा। उसका नाम क्या हो जाएगा? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो देख, एक चीज़ नोटिस कर, यहाँ 30 डेज़ हो गया, तब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को कितना दिन दिया जाएगा? 150 डेज़। टोटल कितना होता है? 180। अब एक्सटेंशन मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात का बात है, बट 180 डेज़ के अंदर करना है। 90 डेज़ का एक्सटेंशन मिले कि नहीं मिले पता नहीं। अब ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आ जाता, अपॉइंट कर दिया जाता है। अब ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करता है? एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आया, वो क्या करेगा? 30 दिन के अंदर कमेटी बना देगा क्रेडिटर का। अब जो एक बार कमेटी बना ना क्रेडिटर का, अब ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर जो है, ये मिल के ये लोग 7 दिन के अंदर अपना मीटिंग करता है। 7 दिन के अंदर कमेटी ऑफ क्रेडिटर क्या करता है? मीटिंग करता है। अब ये लोग क्या करता है? जैसे ये लोग आ गया है, 7 दिन के अंदर मीटिंग करता है, अपना फर्स्ट मीटिंग, और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कर देता है। अब ये लोग चाहे तो सेम व्यक्ति जो ये था उसी को अपॉइंट कर देगा, या फिर किसी और व्यक्ति को वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के तौर पे ऐड कर सकता है। उसके बाद आपको 30 डेज़ 150 डेज़ मिल रहा है, बढ़िया बात है। आप अगर सॉल्व कर पाओ तो ठीक, नहीं कर पाओ तो चुपचाप आपका नया प्रोसेस जो रहता है वो रहता है लिक्विडेटर का। अब आप लिक्विडेटर बन जाते हो, क्योंकि आप कंपनी को रिजॉल्व नहीं कर पाए। क्लियर हुआ अच्छी तरह से?